बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं अभिलाष मिश्रा। हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की और छत्तीसगढ़ में हम कर रहे हैं आपकी बात। कुछ लोगों को इंसाफ के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है, लेकिन ये तब देखना समझना मुश्किल हो जाता है जब इंसाफ करने वालों की सत्ता में सरकार हो। जी हां, हम बात कर रहे हैं कांग्रेस की। 2013 25 मई को झीरम घाटी में एक नक्सली हमला होता है जिससे पूरा का पूरा देश स्तब्ध हो जाता है और उसके बाद लगातार कांग्रेस कहती है कि इस हत्याकांड के पीछे कोई साजिश थी और हम जब सत्ता में आएंगे तो इसे बेनकाब करेंगे। सत्ता में कांग्रेस आ भी जाती है, 2.5 साल गुजर जाते हैं, लेकिन अब लोग पूछ रहे हैं क्या हुआ तेरा वादा। तो आइए न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सवाल आपको दिखाते हैं। ये सवाल वो सवाल हैं जो अब सीधे सीधे कहीं ना कहीं कांग्रेस पर जाकर टिकते हैं। झीरम के जख्म अब तक हरे, बीजेपी और कांग्रेस के वादे रह गए धरे, क्योंकि उस वक्त तो सभी ने यही कहा था ना कि हम दोषियों को ढूंढ कर लाएंगे और देखेंगे कि क्यों यह घटना हुई। जांच पर अब सियासत की फांस है। आप सोचिए, इतने बड़ी घटनाक्रम को लेकर के भी सियासत हो रही है और अब जनता पूछ रही है, झीरम के शहीद पूछ रहे हैं क्या हुआ तेरा वादा। तेरा मतलब किसका, बीजेपी का या कांग्रेस का या दोनों का? यह बड़ा सवाल है। आज हम न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर यही सवाल उठाएंगे और ये सवाल इसलिए भी बनते हैं क्योंकि 2.5 साल हो गए कांग्रेस सरकार को। उससे पहले बीजेपी सरकार थी। कुल 8 सालों से झीरम के शहीद इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें इंसाफ मिलेगा। कौन था वो भेदी जिसने कि कांग्रेस नेताओं के काफिले का रोड मैप बना करके नक्सलियों के हाथ सौंपा था? तो इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए बीजेपी और कांग्रेस से 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता सांसद अरुण साहब जुड़ चुके हैं। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और राजेंद्र तिवारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और अध्यक्ष हैं खादी के बोर्ड के। राजेंद्र जी, सबसे पहला आज का मेरा सवाल सीधा आपसे और सरकार से है। जब ये पूरी घटना हुई थी तो मुझे याद है उसके कवरेज करते वक्त मेरा कई बार कलेजा जो है मुंह को आया था तस्वीरें देखकर, और हम स्तब्ध रह गए थे तमाम लोग। और उसके बाद उस वक्त जो कांग्रेस ने बातें कही थी छत्तीसगढ़ के स्तर से लेकर के और राष्ट्रीय स्तर तक, हमें लगता था कि अगर इस पूरे मामले में सियासत नहीं हुई तो आरोपियों पर बड़ी और कड़ी कार्रवाई होगी। 2.5 साल से सर आप सत्ता में हैं, तमाम वादे किए, क्यों इंसाफ नहीं मिल पा रहा है? अभिलाष जी, सबसे पहली बात तो यह है कि भारत की राजनीति में ये बहुत ही बड़ा लोमहर्षक कांड रहा। ऐसा नृशंस हत्याकांड रहा जिसने हम लोगों की आत्मा को झकझोर के रख दिया। और मेरा तो भावनात्मक, मेरा क्या, सारे कांग्रेस जनों का इस मामले से भावनात्मक लगाव रहा है और भावना हम लोगों की झकझोर करके रख दी गई। और अभी आप जो बात कह रहे थे वो बात मुझे थोड़ी, आप अन्यथा मत लीजिएगा। 2.5 साल हुए, क्या हुआ तेरा वायदा, आपको तथ्यों की या तो अधूरी जानकारी है। मैं आपको सिलसिलेवार, आप मुझको लंबा समय दें तो विस्तार से मैं बताऊंगा। इसमें ऐसे लोग शहीद हुए हैं जिनके साथ में मेरा भावनात्मक और व्यक्तिगत संबंध रहा है। और भारत की राजनीति में मेरा खूब लंबा राजनीतिक जीवन है, ऐसा नृशंस हत्याकांड मैंने नहीं देखा जिसमें हम लोगों का आरोप है कि षड्यंत्र पूर्वक हमारे प्रथम पंक्ति के नेताओं की हत्या हुई और हत्या के बाद में हम किंग कर्तव्य मूड की स्थिति में थे, ठहात रह गए। सामने चुनाव था और हमारे समझ में नहीं आ रहा था, 0.7% से हम हार गए, मगर चुनाव हारना जीतना ये सब लगा रहता, वो उस बात का मूल्य नहीं है। आपको मैं पूरी घटना थोड़ा सा संक्षिप्त में बताना चाहूंगा, फिर अरुण जी से पूछेगा और उसके बाद में मेरा पूरा जवाब लीजिएगा। अभिलाष जी, ऐसा है कि जिस समय परिवर्तन यात्रा प्रारंभ हुई थी कांग्रेस की, तो सारी योजना की और सारी यात्रा की तिथिवार, समयवार, किस स्थान पर यात्रा चलेगी, उसकी विस्तृत जानकारी जिला प्रशासन को, डीजीपी को और राज्य सरकार को दी गई थी। पहली बात तो यहीं से उठती है
कि जिस समय ये घटना हुई उस समय सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं, रोड ओपनिंग पार्टी का पता नहीं, और बिल्कुल उनको नक्सलियों के हाथों में छोड़ दिया गया था, बिल्कुल सरकार के द्वारा कोई सुरक्षा का इंतजाम नहीं हुआ। इसके बाद में ये नृशंस हत्याकांड हुआ। भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी यहां आए, और बाद में तो जब 2014 में धमतरी में चुनाव हुआ था तो चुनाव प्रचार में श्री नरेंद्र भाई मोदी भी आए थे। उन्होंने ये कहा था कि हम अंजाम तक पहुंच के दिखाएंगे, और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने घोषणा किया कि हम एनआईए से इसकी जांच कराएंगे। एनआईए से जांच हुई। अभिलाष जी, मैं आपको सिलसिलेवार बताना चाहता हूं कि किस तरह से शरारत भरी बात रही। जब यूपीए की सरकार थी, एनआईए की जांच हुई, तो जो पहला दस्तावेज, पहली चार्जशीट दायर की गई एनआईए के द्वारा, उसमें यह कहा गया कि यह बहुत ही भयावह हत्याकांड है, बहुत षड्यंत्र से भरा हुआ हत्याकांड है, और उसमें नक्सली नेता रामन्ना से लेकर के गणपति तक का नाम था। और उसके बाद में हम सब ये मान करके चल रहे थे कि अब एनआईए इसकी पूरी जांच करेगी और बिल्कुल जड़ तक पहुंच करके दिखाएगी, जैसा हम लोग चाहते थे। और उसके बाद में जब सरकार बदली, एनडीए की सरकार आई, तो एक दूसरा चार्जशीट दायर किया एनआईए ने, और उसमें यह कहा कि यह दंडकारण्य की स्थानीय घटना थी। जो दरबा घाटी के नक्सलाइट लोग थे, उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। ठीक है। उस घटना के चश्मदीद जिनको गोली लगी थी, श्री विवेक वाजपेयी, श्री दौलत रोहड़ा, उनका बयान लिया। वाजपेयी का बयान लेने के बाद, विवेक वाजपेयी का बयान लेने के बाद, जब उसने बयान में यह कहा कि यह राजनीतिक षड्यंत्र से भरा हुआ है, तो चार्जशीट में उसके बयान का उल्लेख तक नहीं किया। और बाद में अभी 2 साल पहले ये लोग हाईकोर्ट में गए कि भाई हमारा बयान लिया जाए। जितेंद्र मुदलियार, जो उदय मुदलियार शहीद के चिरंजीव हैं, उन्होंने जाकर के आवेदन दिया कि एफआईआर दर्ज की जाए। तो पूरे घटनाक्रम में एनआईए ने इस घटना को लीपापोती करने का प्रयास किया। जब भूपेश बघेल जी कांग्रेस अध्यक्ष थे, उन्होंने बहुत दबाव डाला। मैं पूरा सुनिएगा आप, तो आपको लगेगा कि हम लोगों के किस तरह के प्रयास रहे हैं। और उसके बाद में सीबीआई को दिया डॉक्टर रमन सिंह जी ने। 2 साल तक सीबीआई, गृह मंत्रालय और एनआईए की मीटिंग हुई दिल्ली में, उसकी जो रिपोर्ट आई उसको दबा करके रखा गया। वो तो जब कांग्रेस की सरकार आई तब पता चला कि एनआईए ने यह कह दिया है कि जांच पूरी हो गई, उसको दबा दिया जाए। और हालत यह हुई कि हम कहते रहे कि भाई आपसे तो जांच हो नहीं रही है, हम एसआईटी का गठन कर रहे हैं एक आईजी के नेतृत्व में, आप हमको सारे दस्तावेज तो दे दीजिए ताकि हम उस जांच को आगे बढ़ाएं। ठीक है, हमको ये लग रहा है पूरी तरह से कि एनआईए इसमें लीपापोती। पहले एनआईए का आचरण कुछ और था, सरकार केंद्र में बदल जाने के बाद में, जैसा कि पूरे राष्ट्रीय स्तर पर हो रहा है आजकल, भारतीय जनता पार्टी का जो सदस्य है या जो है, उसको तो वो दूध का धुला हुआ है साहब, और बाकी लोग सब अपराधी हो जाते हैं। जी राजेंद्र जी, एक प्रांत में इस तरह। जी ठीक है, अब हम अरुण जी के पास आ जाते हैं। अरुण जी, सिलसिलेवार ढंग से राजेंद्र जी ने बता दिया, और यकीन मानिए चाहे बीजेपी इसमें कुछ भी कहे, लेकिन आम इंसान के मस्तिष्क में यह बात बहुत स्पष्ट है कि इस पूरे मामले में जमकर सियासत हुई है। उस हत्याकांड में कितनी सियासत थी यह नहीं पता, इसी के लिए जांच बिठाई गई थी, लेकिन जांच में लेकर के जबरदस्त सियासत हुई है। क्या जरूरत है एनआईए को एसआईटी का विरोध करने की? क्या जरूरत है कि आप कागज नहीं देते हैं अगर आपने जांच पूरी कर ली है? जांच पूरी कर ली है तो खतरा किस बात का है, डर किस बात का? दीजिए ना कागज, एक और जांच हो जाएगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर तिनका नहीं है तो फिर दाढ़ी खुजाने की जरूरत क्या है सर? अरुण जी। अभिलाष जी, निश्चित रूप से 25 मई 2013 की घटना अत्यंत हृदय विदारक और अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण घटना रही है। और ये न केवल कांग्रेस के नेता, केवल वो कांग्रेस के नेता नहीं थे जिनकी शहादत हुई, ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के प्रमुख राजनेता रहे हैं, राजनीतिक दल के कार्यकर्ता रहे हैं, और सुरक्षा बल के जवानों की भी शहादत इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में हुई है। और पूरा देश सिहर उठा था, छत्तीसगढ़ तो सिहरा ही था। अपने को बड़ी संख्या में अपने को प्रमुख लोगों को हमने खोया था। और इस मामले में भारतीय जनता पार्टी ने कभी सियासत नहीं की, कभी सियासत नहीं की हमने।
ठीक है। आज हम भी चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो और जो भी दोषी व्यक्ति है वो सामने आए, उसको कठोर से कठोर सजा मिले, ये हम चाहते हैं। और इसीलिए जब एनआईए की जांच चल रही थी, एनआईए ने जांच की, बाद में न्यायिक आयोग का गठन हुआ, न्यायिक आयोग में भी लंबे समय तक सुनवाई चली। वास्तव में हमको जो संवैधानिक संस्था उन पर भरोसा करना पड़ेगा, उसको विश्वास करना पड़ेगा। संवैधानिक संस्थाओं पे इस प्रकार से अविश्वास करके ये ठीक नहीं है लोकतंत्र में। न्यायिक आयोग का भी गठन हुआ है और आप जब कहते रहे कि हमारी जेब में सबूत है, तो सवाल ही नहीं उठता कि आप उन संस्थाओं तक पहुंचाएं, न्यायिक आयोग तक पहुंचाएं, एनआईए तक पहुंचाएं और उसका परिणाम देखें। उन आपके पास जो सबूत है वो सबूत उन तक पहुंचे, उस सबूत का वो विश्लेषण करेंगे और निश्चित रूप से न्याय मिलेगा। न्याय मिलेगा। हम भी चाहते हैं कि न्याय हो, इस घटना की सच्चाई सामने आए। ये बहुत बड़ी घटना, बहुत बड़ी क्षति छत्तीसगढ़ की क्षति थी, केवल कांग्रेस पार्टी की क्षति नहीं है। ठीक है, इसको केवल कांग्रेस पार्टी की क्षति के रूप में देखना ठीक है, ठीक नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि एनआईए की जांच में कोई दिक्कत नहीं है। और हम मनीष जी के पास रुक कर लेते हैं। मनीष जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ। मनीष जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं बस्तर से। मनीष जी, ये पूरा जो मामला है, आपको क्या लगता है इसमें जांच को लेकर के सियासत क्या नहीं हो रही है? और आपको लगता है कि एनआईए जैसी बड़ी जांच एजेंसी पर अगर उंगली उठ रही है तो कुछ आधार भी हैं? और एसआईटी जब बना दी जाती है प्रदेश सरकार की तरफ से, तो हाईकोर्ट में एनआईए जाकर कहती है कि इनसे जांच मत कराइए, हमने जांच कर ली है। तो ये ऐसा लगता है ना कि कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। देखिए अभिलाष जी, ये पूरा मामला जो है वो बड़ा दुर्भाग्यजनक मामला है और मुझे लगता है ये छत्तीसगढ़ के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा नरसंहार है, राजनीतिक नरसंहार है, जिसमें एक दल का शीर्ष नेतृत्व लगभग खत्म हो गया। और इस गंभीर घटना पर सियासत होना और भी गलत बात है। मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं इस पूरे घटनाक्रम को, इस पूरे जो शहीद हुए हैं उन परिवारों जी अन्याय की बात है और ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि ये पूरा घटनाक्रम जो है कहीं ना कहीं सियासत की भेंट चढ़ गई है। देखिए, कांग्रेस हो या भाजपा, दोनों दल मिल करके इस मामले को लेकर के जिस ढंग से आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, जिस ढंग से शीर्ष जांच एजेंसियों पर सवाल उठाए जा रहे हैं और जिस ढंग से राजनीतिक नेतृत्व सामने आ रहा है और जिस लेवल तक जा रहा है, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। और ऐसे सिस्टम में मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में अगर ये सब चीजें नहीं रुकी तो झीरम की सच्चाई सामने आ पाएगी। इसमें एक चीज और देखने की जरूरत है। देखिए, जब ये घटनाक्रम 2023 में हुआ, उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार थी। आज उससे उलट स्थिति बन गई है। आज छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है और केंद्र में भाजपा की सरकार है। तो कहीं ना कहीं जब एनआईए को केस देने का जब मामला आया तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस ने ही दिया। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि उस समय एनआईए नई एजेंसी बनी थी, नक्सल मामलों की जांच का कोई अनुभव नहीं था, ऐसे में केंद्र ने एनआईए को जांच की एजेंसी कैसे बना दी? ये एक बड़ी चूक है। और अगर ये बना भी दी तो कहीं ना कहीं सारे लोगों को इसके तथ्य में आकर के करके जांच एजेंसियों को मदद करनी चाहिए और सारे फैक्ट जिनके पास जो हैं वो जब तक जांच एजेंसियों को नहीं देंगे तब तक इस मामले की जांच तह तक नहीं हो पाएगी और इस मामले की सच्चाई सामने नहीं आ पाएगी। ठीक है मनीष जी, हम वापस राजेंद्र जी के पास आते हैं। राजेंद्र जी, तमाम लोग जो हैं, हम राजेंद्र जी के पास जाएंगे, कुछ तकनीकी दिक्कत है, मैं यहां पर एक बार फिर अरुण जी के पास आऊंगा। अरुण जी, एक सवाल यह भी उठता है कि जब एनआईए जांच कर रही थी तो एनआईए की जांच को आप लोगों ने रिपोर्ट जो है उसको सार्वजनिक क्यों नहीं किया? जो आरोप लग रहे हैं 2 साल तक दबा करके उसे रखा गया, बामुश्किल उसके बारे में पता चला तो लगा कि कह दिया कि ये तो लोकल यूनिट का हमला था और इसमें कहीं कोई साजिश ही नजर नहीं आती। आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, आप छत्तीसगढ़ के लोगों के बीच रहते हैं,
क्या आपको वाकई में लगता है कि एक साधारण हमला था? इतनी छत्तीसगढ़ ने नक्सलवाद को जितना बेहतर तरीके से देखा किसी ने नहीं देखा सर, लेकिन इस हमले को लेकर के एक एक छत्तीसगढ़ का आदमी समझता है चीजों को। आपको लगता है बहुत साधारण घटना? मैंने कहा जी, मैंने अभी स्पष्ट रूप से कहा कि ये जो शहादत देने वाले जो राजनेता हैं वो केवल किसी दल के नेता नहीं थे, वो हमारे परिवार के थे, हमारे छत्तीसगढ़ के थे। और उनके साथ इस प्रकार से बर्बरता पूर्वक जो घटना हुई, हृदय विदारक घटना हुई, निश्चित रूप से ये बड़ा दर्दनाक घटना, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। हमने खोया अपनों को, उसका दर्द हमें है और हम चाहते हैं कि जिनने भी ये अपराध किया है उस अपराधी को कठोर से कठोर सजा मिले, वो सामने आए। लेकिन आज एनआईए की जांच यूपीए सरकार ने तय किया। अब सरकार बदलने से उस पर प्रश्न चिन्ह लग जाना कि वही एनआईए ने लीपापोती कर दी, ये ठीक नहीं है। अब जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, जो राष्ट्रीय नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, ठीक है, जिसके नाम ही है, उसने जांच की, उन पर जांच पर भरोसा करें। आपके पास जो सबूत है, आप तो कहते फिर रहे थे कि हमारे जेब में सबूत है, सबूत दें। और जिनके पास भी जो सबूत है, न केवल कांग्रेस के नेताओं के पास, जिनके पास भी जो सबूत है, एनआईए को दे। न्यायिक आयोग का गठन हुआ है सर, आपका आयोग के सर 3 महीने में रिपोर्ट देनी थी न्यायिक आयोग को, 11 बार कार्यकाल बढ़ चुका है, कितना इंतजार करेंगे? थोड़ा सा अलग जी अभिलाष जी, मैं उसके डिटेल पे नहीं जाऊंगा कि वो कब तक क्यों रिपोर्ट अभी तक सम्मिलित नहीं हुई है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि हमको भरोसा करना पड़ेगा पक्षकारों के सहयोग से। सहयोग के बिना पर किसी मामले का निराकरण जल्दी या देरी से होता है। अच्छा अरुण जी, क्या ये बात भी सही है कि रमन सरकार में जब रमन जी सीएम थे तो उन्होंने विधानसभा में खड़े होकर मामले की सीबीआई जांच की बात कही थी, जो आज तक पूरी नहीं हुई? भरोसा देखिए, एनआईए आखिर नेशनल एजेंसी जांच कर रही है, एनआईए जांच कर रही है, जांच आयोग का गठन हुआ है। हम तो चाहते हैं, हमारे मन में इच्छा है कि मामला सामने आए, सच्चाई सामने आए, इसलिए बार बार हमने जांच की बात कही है। अब एक अंतिम सवाल गठन भी हमने किया। इस विषय से जुड़ा हुआ, फिर हम इसी विषय के दूसरे पहलू भी देखेंगे। इस विषय से जुड़ा हुआ अरुण जी एक सवाल है, एनआईए पर आपको भरोसा है? एनआईए कांग्रेस ने कही, कांग्रेस को अगर कोई शक व शुबा था और वो एसआईटी बनाना चाहती थी तो तकलीफ क्या थी सर, दिक्कत क्या थी? राष्ट्रीय स्तर की जांच एजेंसी है, राष्ट्रीय स्तर की जांच एजेंसी है, लंबे समय तक जांच की प्रक्रिया वो कर चुके हैं और वो एक विस्तार से जांच कर चुके हैं। और एक जांच एजेंसी दूसरे जांच एजेंसी को अपने मन से जांच नहीं दे देगी। और इसलिए दूसरी बात, मैं आपसे अभिलाष जी केवल बहुत जिम्मेदारी से कहता हूं कि जिनके पास भी जो सबूत है, न्यायिक आयोग के सामने रख दें, एनआईए के सामने रख दें, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। राजेंद्र जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। ईमानदारी से हम चाहते हैं। ठीक है राजेंद्र जी, आपके पास सबूत है घटना, तो आप लोग उसे सीधे उठा करके न्यायिक आयोग के सामने क्यों नहीं रख देते? न्यायिक आयोग पर भरोसा नहीं है तो आप उसे कोर्ट में रख दीजिए, कोर्ट पर भरोसा नहीं है तो सार्वजनिक कर दीजिए। बार बार आप कहते हैं कि सबूत है, साजिश हुई, सब कुछ है। 2.5 साल से सरकार आपकी है, कुछ सबूत जुटा भी लेते तो कम से कम एक जो बीजेपी बार बार दलील देती है कि आपके पास सबूत हैं तो सार्वजनिक कीजिए या न्यायिक जांच आयोग के सामने रखिए, क्या दिक्कत है? हाँ, मेरी बात सुनिए अभिलाष जी, एक तो आज आपके प्रथम ग्रास से मच्छी का पात हो गया, आपके चैनल में पहली बार बैठा और कनेक्शन ही नहीं हो पा रहा है। कोई नहीं, हम आपको पूरा मौका देंगे सर, आप बोलिए। जो बात आपने पूछी है, नहीं, मेरा निवेदन यह है कि एनआईए ने जिस तरह की हरकत किया, उन्होंने पहले विवेक वाजपेयी के बयान को लिया और उसको चार्जशीट में शामिल नहीं किया, ठीक, और बाद में लगातार ये लोग कहते रहे, जैसे दौलत रोहड़ा आज मेरे साथ बैठे थे बहुत देर तक। आज झीरम घाटी के श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोग प्रदेश कार्यालय में उपस्थित थे। वो बताते रहे, मैं बार बार बोलते रहा कि मेरा बयान लीजिए, मगर बयान लेने की आवश्यकता तक नहीं समझी एनआईए ने। और सबसे बड़ी बात यह है कि एनआईए के पास जो एनआईए के दृष्टिकोण से तो एनआईए ने पूरी जांच कंप्लीट कर लिया है, और जब अब अभी हम लोगों ने दबाव डाला तो फिर हम जांच कर रहे हैं ये कहा।
वो कम से कम अपने दस्तावेज की कॉपी हम लोगों को दे दें ताकि एसआईटी के माध्यम से हम जांच कर सकें और जो भी सबूत या जो भी प्रमाण है, जो भी बातें हैं, वो हम एसआईटी के माध्यम से रख दें। जहां तक न्यायिक आयोग की बात है, न्यायिक आयोग का काम क्रिमिनल मामले की जांच करना नहीं है, वो कुछ बिंदुओं को लेकर के पिछले 8 साल से जांच कर रहा है। उसमें यह है कि सुरक्षा के पूरे इंतजाम हुए कि नहीं हुए। 8 साल तक तो न्यायिक आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट सबमिट नहीं किया है। एनआईए की जांच हम देख रहे हैं कि पहले उसका रवैया कुछ और था, बाद में कुछ और हो गया है। हम एसआईटी के माध्यम से जांच कराना चाहते हैं, हमको दस्तावेज मुहैया करा दे। और इस बात को लेकर के हम सुप्रीम कोर्ट में गए अभिलाष जी, ऐसा नहीं है कि हम इस बात को छोड़ रहे हैं। हमने तो सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दिया है कि राज्य की सरकार को एनआईए पूरे दस्तावेज उपलब्ध कराए। ये हमारा अपना मामला है, हमारी भावना से जुड़ा हुआ मामला है, इसमें हम किसी प्रकार का समझौता करें ये तो कल्पनातीत बात है। ठीक है, दूर दूर तक नहीं। हम चाहते हैं कि इस बात की जो छत्तीसगढ़ की फिजा में ये बात उठती थी अभिलाष जी, और उंगलियां उठती थी और बाद में लोग चर्चा भी किया करते थे, मगर अब दिक्कत यह है कि मैं सार्वजनिक रूप से बोलने की स्थिति में नहीं हूं जब तक कोई प्रामाणिक बात सामने ना आए। राजेंद्र जी यही तो कह रही है बीजेपी, क्या आपके पास प्रमाण है? बीजेपी बार-बार ये कह रही है सर कि आपके पास प्रमाण है, इसमें पूरे मामले में साजिश के प्रमाण पुख्ता हैं आपके पास? प्रमाण पुख्ता वाली बात नहीं है, आप पहले समझ लीजिए। प्रमाण की जो झलक है और जो प्रारंभिक जानकारी है, अगर हम उसको देंगे तो एनआईए उसके साथ भी वैसे ही नहीं करे जैसा कि विवेक वाजपेयी के बयान के साथ में किया। ठीक है, अरुण साहब जी से सवाल कर लेते हैं। किया गया है। ठीक है, ये तो हम ये चाहते हैं अभिलाष जी कि एनआईए हमको दस्तावेज दे दे, हम खुद जांच करके दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे। अरुण जी, यहां पर बड़ा सवाल है, विवेक वाजपेयी, दौलत अरोड़ा, इसके अलावा मुदलियार जी, इन तमाम लोगों के नाम ले रहे हैं बार बार। कांग्रेस भी कहती रही, ये लोग भी कहते रहे कि हमारे बयान ही नहीं लिए। तो एनआईए अगर जांच करती है तो सर आप एक तरफ तो उससे इतना बड़ा बता रहे हैं, जो है भी देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी, लेकिन ऐसे लूप होल्स रहेंगे तो सवाल तो उठेंगे ना सर कि आप जो चश्मदीद है उन्हीं का बयान नहीं ले रहे हैं, बयान ले रहे हैं तो नोटशीट में उसे दर्ज नहीं कर रहे हैं, दर्ज कर रहे हैं तो फिर कह रहे हैं कि हम अपनी कॉपी आपको नहीं देंगे। भाई जब आपने जांच की है, एक आधार होगा, एक पूरा प्रोसीजर होता है। आप बताइए, इन लोगों के ये बयान दिए हैं, इस बयान पर ये फाइंडिंग्स आई हैं और हमको ये लगता है ऐसा हुआ है, आप उसे सार्वजनिक कर दीजिए, दे दीजिए एसआईटी बनाने को, एक बार ये भी जांच कर लेंगे, सियासत खत्म हो जाएगी ना, इंसाफ मिल जाएगा ना। इंसाफ की राह में रोड़ा क्या बीजेपी अटका रही है, बड़ा सवाल है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हम यदि जांच में रोड़ा अटकाना होता तो हम न्यायिक आयोग का गठन नहीं करते। हमने तो हाई कोर्ट के सिटिंग जस्टिस से जांच कराने का निर्णय किया। डॉक्टर रमन सिंह जी ने सीबीआई जांच कराने का भी निर्णय किया, लेकिन एनआईए की जांच जारी है। मैं केवल इतना कहता हूं कि 2 प्रमुख एजेंसियां भी जांच कर रही है। एनआईए जांच कर रही है, एनआईए के सामने जाएं, जो भी आपके पास सबूत है, री-इन्वेस्टिगेशन भी कर सकती है एनआईए। आपका आवेदन विधिवत प्रस्तुत हो, री-इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। कार्यशैली को लेकर के शंका है ना अरुण सर, कार्यशैली को लेकर शंका है एनआईए को। और एक फरियादी होता है, सुनिए सर, कानून, भारतीय कानून सिंपल सी बात कहता है, एक फरियादी है, अगर वो आकर के कहता है कि हमें एसओ पे भरोसा नहीं है, तो आप ही की सरकार में होता था ना कि ठीक है हम एडिशनल एसपी से जांच करा देते हैं, दूसरे थाने से जांच करा देते हैं, आप सेटिस्फाई रहिए। अंतिम उद्देश्य तो ये है ना कि फरियादी सेटिस्फाइड रहे। यहां पर आप लोग ऐसा क्यों रिजिड हो गए कि ना जांच कराएंगे तो हम अपनी एजेंसी से कराएंगे, और क्या जांच करेंगे जनता को बताएंगे भी नहीं, कांग्रेस को भी नहीं बताएंगे। कांग्रेस का बड़ा एक पूरा लीडरशिप खत्म हो गई थी सर उस दंगे की। जांच सार्वजनिक करने का कानून है, नियम है, प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से होगा। किसी के भी कहने से आप देखिए, पुलिस थाने में जब चार्जशीट पेश होने से पहले कोई दस्तावेज आपको मिलता नहीं है। चार्जशीट जब पेश होगा तब जो फरियादी है, अभियुक्त है, उसको तब मिलता है। कितना इंतजार सर, 8 साल हो गए और कितना इंतजार। अरुण सर, आपको क्या लगता है कब तक हो पाएगा ये? मुझे लगता है कि जिनके पास भी सबूत है वो सबूत आयोग के सामने और एनआईए के सामने प्रस्तुत करें, जितना जल्दी। ठीक है, मनीष जी के पास आऊंगा, बहुत वक्त कम बचा है। मनीष जी आपके पास, और फिर छोटा सा राजेंद्र जी से कंक्लूजन ले लूंगा मैं। जी मेरी बात सुनिए थोड़ा सा। जी राजेंद्र जी आपके पास आ रहा हूं, एक मनीष जी से छोटा सा कमेंट लेके आपके पास आ रहा हूं। मनीष जी, आपको लग रहा है क्या कि इस पूरे मामले को जानबूझ करके लिंगर ऑन किया जा रहा है? देखिए, जांच की अपनी एक प्रक्रिया है और मुझे लगता है ये जांच से ज्यादा, सच्चाई से ज्यादा ये सियासी मुद्दा है।
और भाजपा और कांग्रेस, देखिए एनआईए पर जब आरोप उठ रहे हैं तो एनआईए से सफाई लेनी चाहिए। राजनीतिक रूप से ये कहीं ना कहीं जांच से ऊपर उठ करके जो राजनीतिक इशू आ गया है, मुझे लगता है कि ये झीरम की सच्चाई को छिपा रहा है और इस मामले में टू द पॉइंट जांच होनी चाहिए और सारे लोगों को तथ्यों के साथ सामने आना चाहिए और जो जांच एजेंसी है उसका भी पक्ष लेना चाहिए। बिना उसके आप किसी थर्ड उसमें जो है कोई डिसीजन नहीं ले सकते। ये सियासी मुद्दा बन चुका है और मुझे लगता है सियासत में झीरम की सच्चाई दब गई है और जब तक इसमें सियासत खत्म नहीं होगी झीरम की सच्चाई सामने नहीं आ सकती। ठीक है राजेंद्र जी, सबूत आपके पास है तो आप एक बार वहां दे दीजिए और वहां पर एक बार जांच पूरी हो जाने दीजिए। बार बार बीजेपी कह रही है, फिर अगर आपको लगता है उसके बाद आप नई जांच शुरू कर लीजिए। पहली बात यह है, ये सबसे अजीब बात यह है कि मेरे परिवार की हत्या हुई है और मेरे से सबूत मांगा जा रहा है, मुझसे सब बात कहा जा रहा है। सबसे पहली बात, अभी अरुण जी ने कहा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। यार अरुण जी मेरी बात भी सुन लीजिए थोड़ा सा। आप ये समझिए कि सबसे पहली बात तो ये है कि न्यायिक आयोग का काम हत्याकांड की जांच करना नहीं है, वो दूसरे आयोग का काम दूसरे बिंदुओं को लेकर के है। हत्याकांड का जो काम है वो एनआईए कर रही है और जब एनआईए ने लीपापोती किया और हम लोगों ने हल्ला किया, भूपेश बघेल जी ने 2016 में इस मामले को जोर शोर से उठाया, तो उसके बाद में सीबीआई को देखिए, लीपापोती का इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा कि सीबीआई को जांच किया जाए। ये चिट्ठी लिखा डॉक्टर रमन सिंह जी ने जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे और वहां पर गृह मंत्रालय में सीबीआई की और एनआईए की मीटिंग हुई और ये कहा कि जांच कंप्लीट हो गई है। वो पत्र भेज दिया गया, वो पत्र तक हम लोगों को नहीं बताया गया, वो पत्र दबा के रखा गया। जब कांग्रेस की सरकार आई तब पता चला कि इस तरह की मीटिंग होकर के इस तरह का पत्र भेजा गया था। जी बिल्कुल। तो आप क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस ये लड़ाई अलग से लड़ेगी अपने शहीदों के लिए? बहुत संक्षेप में 10 सेकंड का आंसर सर। हम बिल्कुल, क्योंकि ये हमारी भावना से जुड़ा हुआ मामला है अभिलाष जी, और हम इतने मर्माहत हैं इस घटना को लेकर के कि जिसकी हम व्याख्या शब्दों में नहीं कर सकते। हमारे लिए राजनीति दरकिनार है, राजनीति से इसका कोई लेना देना नहीं है। बहुत माफी के साथ वक्त राजेंद्र जी आपको वक्त कम दे पाया, मैं आज माफी चाहूंगा। साथ ही साथ अरुण जी आपका शुक्रिया अदा करूंगा, मनीष जी आपका भी, राजेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में हिस्सा बनने के लिए। तो झीरम के शहीदों को इंसाफ की आस है और इस पूरी सियासत, ये जो जांच है उसमें फंस गई। ऐसा लगता है कि सियासत की फांस है। छत्तीसगढ़ की जनता सब देख रही है, वक्त आने पर सबका हिसाब होगा। फिलहाल इस खास डिबेट में बस इतना ही। नमस्कार।